स्वागत है दोस्तों आपका आपके यूट्यूब चैनल में एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट में। जैसा कि कल हमने पढ़ा हुआ था उसी के आगे हम कोशिका को पढ़ रहे हैं। और जब भी शुरुआत हम करते हैं, चाहे एनिमल्स की बात करें चाहे प्लांट की बात करें, तो हम देखते हैं कि सभी जीवों के शरीर में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? सेल्स का। तो सेल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, सेल को पढ़ रहे थे, कोशिका। ठीक है। तो कल भी हमने बताया था कि जब भी साइंस में कोई चैप्टर आता है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि साइंस पढ़ेंगे तो अधिकतर लैटिन भाषा का भी यूज होगा और हम देखते हैं ग्रीक या ग्रीस भाषा का भी यूज होगा। जब भी लैटिन भाषा की बात होगी तो हम देखते हैं अमेरिका के वेटिकन सिटी से ली गई है, और जब भी ग्रीक भाषा की बात होगी उसी को ग्रीस बोल देते हैं, उसी को ग्रीक बोल देते हैं या उसी को यूनानी बोल देते हैं। जब भी यदि आ जाए ग्रीस और एक शब्द आता है ग्रीक और एक आता है यूनानी, तो एक ही चीज़ है, क्योंकि यूनान से ली गई है तो यूनानी बोल देते हैं और वहीं की भाषा है ग्रीस या ग्रीक। और जब भी यदि लैटिन भाषा की बात होती है तो हम देखते हैं अमेरिका के वेटिकन सिटी से ली गई है लैटिन भाषा। तो हम साइंस में दो ही भाषाओं का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये दो भाषाएं जो डेड लैंग्वेज मानी गई हैं, मृत भाषाएं, और इनमें हम देखते हैं परिवर्तन के चांस बहुत कम होते हैं। जब भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जो वैज्ञानिक हैं अधिकतर अपनी कृतियों में ग्रीक या लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इन भाषाओं को मृत भाषा माना गया है, यानी इसमें परिवर्तन के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अब कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका हम देखते हैं किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, हम देखते हैं जर्मन भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब भी कोशिका की बात करेंगे तो हम देखते हैं किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, है ना। तो कोशिका हम देखते हैं लैटिन भाषा का शब्द है, और हम देखते हैं कि लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ क्या होता है? एक सूक्ष्म कक्ष, एक सूक्ष्म कक्ष। ठीक है, ए लिटिल रूम। जब भी कोशिका की बात करेंगे तो हम देखते हैं लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? एक सूक्ष्म कक्ष। अब हो सकता है कि हम पढ़ते आए हैं कि कोशिका की खोज किसने की, या सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, ये ना आके यही पूछ लें एग्जाम में कि कोशिका जो होती है तो लैटिन भाषा में उसका अर्थ क्या होता है? तो एक सूक्ष्म कक्ष। अब क्यों कहते हैं इसको दोस्तों सूक्ष्म कक्ष के रूप में? क्योंकि हम देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो जो वैज्ञानिक हुए वो थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने हम देखते हैं कोशिका की संरचना को कुछ इस प्रकार से बताया था। उन्होंने जब पेड़ की स्लाइस का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इस प्रकार से, उन्होंने कई विभाजित बक्से देखे और प्रत्येक चेंबर को उन्होंने नाम क्या दिया? सेल। तो जब भी यदि आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी या कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी या कोशिका के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? कार्क पेड़ की स्लाइस का अध्ययन किया था, और उन्होंने देखा कि कई विभाजित बक्से देखे और प्रत्येक बक्से को उन्होंने कोशिका नाम दे दिया था। और इसकी संरचना किससे मिलती जुलती है? तो मधुमक्खी के छत्ते से। यानी कोशिका की संरचना किससे मिलती जुलती है? तो मधुमक्खी के छत्ते से। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। तो हम देखते हैं साइटोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है? तो हम देखते हैं साइटोलॉजी। जब भी कोशिका के अध्ययन की बात होगी, अब कोशिका ही हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम देखते हैं कि आधारभूत इकाई होती है। जब भी यदि आ जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट की बात हो रही है, इकाई की ना कि अंग की। यदि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट पूछते हैं तो क्या होती है? कोशिका, है ना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कोशिकाएं ही मिलकर ऊतक बनाती हैं, और ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमारा शरीर बनता है। यानी कल हमने चर्चा की थी इस पर कि जब भी कोशिका की बात होगी तो बोल देते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। तो क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं सेल, ठीक है, यानी कोशिका, ये हम देखते हैं टिश्यू, ठीक है, और ये हम देखते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है, या ह्यूमन बॉडी की बात करें या शरीर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ शरीर, ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कोशिका। तो जब भी यदि आ जाए कि हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, तो हम देखते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? कोशिका। और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ सेल्स।
तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र से ही हमारा क्या बनता है, शरीर। तो यदि जब भी क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, आधारभूत यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो हम देखते हैं या संरचनात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो सभी का आंसर होगा कोशिका। ठीक है। अब कोशिका की उपस्थिति के आधार पर हम देखते हैं एक कोशिकीय बोल देते हैं, बहुकोशिकीय। तो हम देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय क्या होते हैं, ऐसे जीव या संरचनाएं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, वो सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। हमें रटना नहीं है, आपका पुलिस में एसआई में पूछ लिया जाता है कि एक कोशिकीय निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो हम देखते हैं कई बार इस प्रकार से दे देते हैं, मच्छर है ना, मक्खी, तितली, मनुष्य, सभी या नन ऑफ दीज। तो हम देखते हैं जिन जीवों को ऐसी संरचनाएं या ऐसे जीव जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से नहीं देख सकते, या जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, उन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। अब हम मच्छर मक्खी की बात करते हैं तो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, यानी क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय, है ना। एक कोशिकीय में जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें, ये सब क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर, है ना। कभी हम देख सकते हैं नहीं, अमीबा को नहीं देख सकते ना, उसको देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस की जरूरत होगी, इसलिए अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय तो ऐसे जीव या संरचना जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जिन्हें हम केवल नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों की बात होगी तो बिना लेंस का उपयोग किए, तो हम देखते हैं सभी बहुकोशिकीय। मच्छर को भी नग्न आंखों से देख सकते हैं, मक्खी को भी देख सकते हैं, चूहा, बंदर, मनुष्य, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब वो क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में कि दे दिया उन्होंने मक्खी, है ना, दे दिया मच्छर, और दे दिया बंदर, और दे दिया सभी। अब पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जंतु है, तो हम ये सोचने लगते हैं अरे बंदर बड़ा है और मक्खी मच्छर ये छोटा हो गया तो ये हो जाएगा बहुकोशिकीय, लेकिन सभी को देख सकते हैं तो सभी क्या है, बहुकोशिकीय। ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कोशिका को ही आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। ठीक है। अब इन्होंने कोशिका की खोज की थी, तो कोशिका की बात करते हैं। अब यदि आ जाता है कि सबसे छोटी कोशिका, जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी कोशिका, तो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं सबसे छोटी कोशिका की बात होगी, तो हम देखते हैं किसकी होती है, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया की होती है, और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, है ना। शब्द ऐसे मिलेंगे आपको कि जब तक हम 10 बार नहीं पढ़ेंगे याद नहीं होंगे। तो यदि आ जाए सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। अब हम इसको याद करके गए और उसने और पूछ लिया जटिल क्वेश्चन, मान लो एसएससी लेवल पे, उसने बोल दिया कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है, तो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। तो जीवाणु है जो पैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। जब सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी, तो हम देखते हैं किसकी होती है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ठीक है, या इसी को क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रिच एग। यह आ जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो अंडा ही कोशिका होती है, तो ऑस्ट्रिच एग। अब शुतुरमुर्ग क्या है, पक्षी है। कहाँ पे पाया जाने वाला पक्षी है, तो अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में। हम देखते हैं शुतुरमुर्ग, और क्या है, उड़ने वाला पक्षी है, आवरणशील पक्षी है। कई बार पूछ लेते हैं नॉन फ्लाइंग बर्ड है या फ्लाइंग बर्ड है, तो नॉन फ्लाइंग बर्ड है क्योंकि उड़ता नहीं है, आवरणशील पक्षी है ना। जब भी यदि आ जाए शुतुरमुर्ग क्या है, तो आवरणशील पक्षी है। इसके लिए हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब लेमार्किज में पढ़ेंगे और डार्विनवाद को पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं पक्षी क्या होते हैं, उड़ने के लिए पर पाए जाते हैं, फीदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। लेकिन
कुछ पक्षी अपनी उड़कर क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा को मतलब यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लिया तो हम देखते हैं उड़ना भूल गए। तो इस शुतुरमुर्ग क्या है, अउड़नशील पक्षी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एमू, वो भी अउड़नशील पक्षी है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं किवी, तो ये सब क्या है, अउड़नशील पक्षी हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग, है ना। अब सबसे यदि लंबी कोशिका की बात करेंगे तो लंबी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्र का तंत्र, ठीक है, तंत्र का तंत्र। अब तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यदि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की हो जाएगी, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की हो जाएगी, और सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्र का तंत्र की हो जाएगी। अब देखना यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका तंत्र का तंत्र। ये आपका पिछली बार वर्ग 2 में क्वेश्चन पूछा गया था और साइकोलॉजी में, है ना। और साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, क्योंकि साइकोलॉजी भी साइंस पर आधारित होती है आपकी। तो साइकोलॉजी में क्वेश्चन जो पूछा था तो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं। पहला ऑप्शन दिया था उन्होंने ब्रेन, मस्तिष्क यानी, और दूसरा दिया था बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, या उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया था ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया था ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी या शरीर के सभी अंग, ठीक है। तो क्या दिया था, शरीर के सभी अंग। अब ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, और सी ए और बी दोनों, और डी था शरीर के सभी अंग। क्या होगा आंसर, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं, ब्रेन, बैकबोन, ए और बी दोनों, और हम देखते हैं ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी या शरीर के सभी अंग। क्या होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों, दोनों। क्यों, अब देखना जब भी आप देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट नाम सुनते हो ना, सभी लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो हम देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाते हैं, जब हम देखते हैं या तो रीढ़ की हड्डी की चोट होती है या फिर हम देखते हैं ब्रेन की चोट होती है। तो आ जाएगा ना दोनों, ए और बी दोनों। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं दोनों आ जाएंगे। हुआ कंफर्म। तो जब भी हम देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाते हैं, जब हम देखते हैं या तो बैकबोन में प्रॉब्लम होती है या फिर हम ये देखते हैं यदि आ जाए कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे देर में रीजनरेट होता है, पुनर्विकसित, या जिस अंग की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है, तो ब्रेन। इसीलिए आपने देखा होगा जब ब्रेन में चोट आती है, क्षति पहुंचती है, तो उसकी नर्वस यानी उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, जिससे हम देखते हैं कि ब्रेन की चोट जो होती है सबसे देर में भरती है ना। तो जब भी यदि तो हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका। अब यदि इसी से रिलेटेड यदि पूछ लिया जाए, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करते हैं, तो यदि आ जाए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की बात हो रही है, ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है ना, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगी, स्पर्म, या इसी को बोल देंगे शुक्राणु, यानी मेल में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, नर में जो शुक्राणु होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे हम देखते हैं बड़ी कोशिका ह्यूमन बॉडी में, तो हम देखते हैं ओवम, जो फीमेल में हम देखते हैं अंडाणु होते हैं, तो हम देखते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। मेल की बात करें तो यहाँ स्पर्म हो जाएगा, फीमेल की बात करें तो ओवम हो जाएगा। अब सबसे लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका की बात करेंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन। इस प्रकार से न्यूरॉन हो जाएगा। ये मानव शरीर की बात हो जाएगी तो स्पर्म, ओवम और न्यूरॉन। अब मान लो हम रट के जाएं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा और आ जाए वहाँ पे ऑप्शन ए, तो फिर हम देखते हैं मानव शरीर की बात होगी तो फिर शुक्राणु हो जाएगा, है ना, शुक्राणु, और यहाँ अंडाणु। अब देखिए जब भी यदि आ जाए कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं पाया जाता, तो न्यूरॉन। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन।
ऐसा हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसकी रीजनरेशन क्षमता यानी पुनरुद्भवन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो फिर लीवर। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसकी पुनरुद्भवन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो लीवर। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रेन को डोनेट नहीं किया जा सकता है, नहीं तो सभी लोग आइंस्टीन बन जाते, है ना। उनका आईक्यू जो था तो 160 से ऊपर था। और हम देखते हैं लेकिन लीवर को हम डोनेट कर सकते हैं। क्यों? लीवर की हम देखते हैं, लीवर जो होता है पुनर्विकसित होने वाला अंग होता है। अब लीवर की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? कल चर्चा हुई थी, लीवर जो हमारे बॉडी में होता है तो दाईं ओर स्थित होता है, राइट साइड स्थित होता है या लेफ्ट? अब मान लो अच्छी तरह से हम याद करके जाएं परीक्षा में, और आपका जो भी एग्जाम चल रहे हैं पुलिस के उसमें आ जाए पेपर सेट में, अब हम अच्छी तरह से याद करके जाएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या मतलब हम देखते हैं सबसे लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर, अच्छी तरह से याद करके जाएं। इसमें पित्त का निर्माण होता है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि लीवर हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में स्थित होता है, दाहिने या बाएं? तो हम देखते हैं लीवर की बात करते हैं तो कौन से भाग में स्थित होता है? दाहिने। ठीक है, तो दाएं बाएं के चक्कर में हम तुक्का मार रहे हैं तो गलत हो जाएगा, तो लीवर हम देखते हैं दाएं। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहीं की बात करते हैं तो ये स्टोमच की बात होती है, तो ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं ये बाएं भाग में होता है, जबकि लीवर कहाँ होता है? दाएं भाग में। तो ये दाएं भाग में लीवर होता है। और हम देखते हैं कितने पार्ट में बटा होता है? 2, लेफ्ट और राइट। और लीवर में हम देखते हैं जो राइट पार्ट होता है इसका, तो इसकी हम देखते हैं निचली सतह पर एक गेंदनुमा रचना पाई जाती है, बॉल लाइक। तो हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, या इसी को क्या बोल देते हैं? पित्ताशय। ये क्या है? लीवर। और दोस्तों देखना, यदि रटोगे तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यदि आप समझ में जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपके कितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएं। लीवर है मानव शरीर के कौन से पार्ट में स्थित होता है? दाएं भाग में स्थित होता है, बाएं। तो दाएं भाग में स्थित होता है। कितने भागों में डिवाइड रहता है? तो 2, लेफ्ट और राइट। लीवर का कौन सा पार्ट बड़ा होता है? दायां भाग बड़ा होता है कि बायां? तो डायग्राम में भी दिख रहा है कि दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा बड़ा होता है। लीवर के कौन से भाग में गॉल ब्लैडर पाया जाता है? तो हम देखते हैं दाएं भाग में और निचली सतह पर। यह गेंदनुमा रचना जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तो गॉल ब्लैडर, या उसी को बोलते हैं पित्ताशय। साइंस में ये होता है। देखिए कभी कभी हम हिंदी को महत्व, तो हिंदी को यहाँ थोड़ी अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी देखना पड़ती है, क्योंकि कभी कभी पित्ताशय को हम रट के जाएं और गॉल ब्लैडर हिंदी में भी दे देते हैं, गॉल ब्लैडर अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी तो आएगी ही आपकी। अब हम लीवर को यकृत रट के परेशान हो जाएं और वहाँ पे दे देगा लीवर, तो लीवर हम अंग्रेजी शब्द है ना। पिछली बार आपका परीक्षा में पूछा गया था, पुलिस की परीक्षा में कई लोगों ने हमसे कहा था, जब हमने एसआई और पुलिस वालों को साइंस पढ़ाई तो सभी लोग कह रहे थे सर आपने क्या पढ़ा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और जब वहाँ देखा तो सारे क्वेश्चन। अब उसमें क्वेश्चन क्या था? उसमें दिया गया था लीवर, ठीक है, यानी मतलब हिंदी में ऐसे दिया था यकृत, ठीक है, और दिया था अवटु, और दिया था परावटु, ठीक है, और दिया था अग्नाशय। ऐसा दिया था हिंदी में। अब पूछ लिया गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यकृत, अवटु, परावटु, अग्नाशय। अब देखिए सभी को पता था कि जो लीवर होती है, यकृत होती है, वो एक्सोक्राइन होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन सभी लोग ये सोचने लगे थे, पुलिस वाले कहीं थे, पुलिस वाले बैल होते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि एग्जामिनर है तो वो भूल गया है, उसको ये लिखना था कि सबसे छोटी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, और वो लिख दिया अंतःस्रावी। अंतःस्रावी तो इसमें दिए नहीं गई। अब यदि अंग्रेजी देखते तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? लीवर, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? थायराइड, ठीक है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है? तो पैराथायराइड। अब इसकी अंग्रेजी होती है तो पैनक्रियाज। अब सभी लड़के जो हम देखते हैं हमसे साइंस पढ़ते रहे, वो भैया कहते ऐसा ही तो बनना नहीं है, पुलिस में हो जाए पहले, तो सभी यकृत को करके आ गए। अब वो बोले सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आपके बताए गए ऑप्शन ही नहीं मिले। हमने कहा जब तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो ऐसा तो होगा ही। अब देखो जरा अंग्रेजी में, कभी कभी जो हिंदी में शब्द बोलते रहते हैं वही अंग्रेजी हो जाती है। हिंदी और अटपटी होती है, तो अवटु को अंग्रेजी में बोलते हैं थायराइड, और इसका आंसर सब सही क्या होता? थायराइड। और हम देखते हैं यदि पूछा जाए मानव शरीर की, अब इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों का आंसर अलग अलग होगा। यदि पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, कहाँ पे स्थित होती है? गले में। अब
यदि क्वेश्चन बदल दिया जाए, ऑप्शन यही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर लीवर। क्या लिखा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड, तो भी आंसर लीवर। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय हो जाएगा ना इसका आंसर। या मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो भी अग्नाशय हो जाएगा, है ना। कंडीशन देखें तो अग्नाशय जो होता है, तो हम देखते हैं स्टोमक की निचली सतह पर ही हम देखते पत्ती नुमा रचना पाई जाती, जिसे बोल देते पैनक्रियाज या अग्नाशय। अब मान लो अच्छी तरह से हम याद करके जाएं, आ जाए कि हमारे शरीर में अग्नाशय की स्थिति है लीवर के निचली सतह पर, स्टोमच की निचली सतह पर, तो हम देखते हैं ये स्टोमच होता है, और हम देखते हैं इसी की निचली सतह पर पत्ती नुमा रचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज, है ना। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन। तो देखिए साइंस में हमें थोड़ा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना होता है। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि जो अंग्रेजी होती है वही हिंदी शब्द भी दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर को ही लिखेंगे, लेकिन उसमें एंडोक्राइन लगा हुआ है, अंतःस्रावी लगा हुआ है, तो फिर थायराइड को लिखेंगे, है ना। जब इसमें मिश्रित लगा हुआ है यानी मिसलेनियस ग्लैंड जो होती है, तो कौन होती है? पैनक्रियाज होती है। कई बार आ जाता कि हमारे शरीर में जो पत्ती नुमा रचना पाई जाती है, तो हम देखते हैं उसे कौन सी ग्रंथि होती है जो पत्ती नुमा या हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि पे होती है? पैनक्रियाज, है ना। इनको हम ग्रंथियों वाले चैप्टर में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ क्वेश्चन पर चर्चा हुई केवल। अब यहीं से अब देखना, यहीं की बात हो रही थी, तो लीवर कितने पार्ट में बटा होता है? 2, ठीक है, दायां भाग बायां भाग। अब चित्र के द्वारा हम सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। लीवर चारों ओर से कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? तो इसके जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है ना, तो इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। अब लीवर से क्या स्रावित होता है? सिक्रेट होने वाला पदार्थ क्या होता है? तो हम देखते हैं इससे वाइल, या इसी को पित्त बोल देते हैं, है ना। जब भी यदि क्वेश्चन आपका पुलिस में एसआई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं पित्त बनता है तो लीवर में, पित्त बनता है तो लीवर में, लेकिन यदि आ जाए कि पित्त जमा होता है तो फिर पित्ताशय में। अब पित्ताशय नहीं देते हैं, दे देते हैं गाल ब्लैडर, तो पित्त जमा कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। और जब भी यदि हमारे शरीर में आ जाए कि स्टोन की बात होगी कि पथरी कहाँ कहाँ बनती है, तो केवल 2 अंगों में बनती है, या तो गॉल ब्लैडर में या फिर हम देखते हैं किडनी में, है ना। किडनी क्या है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और हम देखते हैं यदि आ जाए कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसकी संरचना सेम के बीज के समान होती है, तो हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर कुछ कैसे होता है? इस प्रकार से, है ना। अब कह नहीं देते कि किडनी में स्टोन बन गई। अब थोड़ी देर के लिए ये झिल्ली है, अब ये झिल्ली है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें स्पेस कितना रहता है? इतना स्पेस रहता है इसमें, ट्यूबुल्स जो होती है। अब स्टोन बनती है तो उसमें क्या होता है? अब ये स्टोन बन गई, यानी पदार्थ, स्टोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अभी आ गया, अब यहाँ जो उत्सर्जन के लिए जो उत्सर्जी पदार्थ जा रहा है, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, तो पक्का है कि जब स्टोन रास्ते में आएगा तो हम देखते हैं कि इससे जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी आएगी। अब कमी आएगी तो झिल्ली में जो वेस्ट मटेरियल है वो अधिक हो जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल अधिक होगा तो पक्का है कि झिल्ली डैमेज होगी। तो इस प्रकार से जो किडनी होती है डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है ना। और किडनी का काम क्या होता है? कई बार आ जाता है परीक्षाओं में, आपकी पुलिस में आपने देखा होगा, आ जाएगा लंग्स, ठीक है, आ जाएगा हार्ट, ठीक है, आ जाएगा किडनी, और आ जाएगा लीवर। यही 4 ऑप्शन मिलेंगे, A B C D। हमारे शरीर में रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? यही आया आपका पुलिस में, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, गलत करते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है केवल और केवल किडनी में। लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है रक्त को। जब भी शुद्धिकरण की बात होगी तो हम प्योर इम्प्योर नहीं लिख सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है यानी रक्त में ऑक्सीजन दी जाती है, और हम देखते हैं इसकी बात होगी तो ऐसा। जब भी यदि आ जाए कि रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, तो किडनी में। इसीलिए आपने देखा होगा कि आ जाता है क्वेश्चन डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस को ही बोल देते हैं आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम गुर्दा। कह नहीं देते कि फला व्यक्ति डायलिसिस में रखा है, तो डायलिसिस से मतलब जिन व्यक्तियों की किडनी काम नहीं करती है उसी को हिंदी में गुर्दा कहते हैं, वृक्क कहते हैं, अंग्रेजी में केवल और केवल किडनी। तो जिन व्यक्तियों की किडनी काम नहीं करती है तो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण करना।
और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो वही कार्य हम देखते हैं कि व्यक्ति को मशीन में रख दिया जाता है डायलिसिस में, और हम देखते हैं कि उसी के थ्रू वो काम होता है। कह नहीं देते कि फला व्यक्ति की मम्मी है या कोई भी है तो हम देखते हैं कि उनको हर हफ्ते में ब्लड देना पड़ता है, तो किसको? डायलिसिस के द्वारा। तो जब भी यदि रक्त के शुद्धिकरण की बात होती है तो किडनी में होता है। हार्ट में क्या होता है? पंपिंग की क्रिया होती है। हार्ट में जो होती है पंपिंग की क्रिया होती है। और लंग्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन। इसको और अच्छी तरह से हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, कभी नहीं आपको भूलेगा। देखिए, हम सोचते हैं कि साइंस हम ऐसी पढ़ें कि हमें रटना ना पड़े, हमें ये नहीं लगे कि आज सर ने लिखवाया नहीं है और हम नोट्स नहीं बना पाए, कॉपी रखी की रखी रह गई। लेकिन जो व्हाइट बोर्ड में गलतियां करेंगे तो यहाँ, अब जैसे हार्ट की बात करते हैं तो यदि हार्ट को देखें तो हम देखते हैं इस प्रकार से मनुष्य का हृदय जो हम देखते हैं संरचना जो होती है तो कैसी होती है? बंद मुट्ठी नुमा। अब इसमें हम देखते हैं ये कितने चैम्बर में बटा होता है? 4, है ना, 4 चैम्बर में बटा होता है। अब ये हृदय का दायां भाग हो गया और ये हृदय का बायां। तो दाएं भाग की बात करेंगे यानी राइट, तो इसमें राइट ऑरिकल, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल हो जाएगा। और ये हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अभी लेफ्ट भाग आ गया तो ये हम देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखना, इससे 50 क्वेश्चन बनेंगे, वो गारंटी है। चाहे आप पुलिस का एग्जाम दें, चाहे एसआई का, चाहे एसएससी का, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए रटना नहीं पड़ेगा। पहले तो हमें ये देखना है कि हृदय का स्ट्रक्चर हो गया, ये हृदय का दायां भाग है, ये हृदय का बायां भाग। अब दाएं भाग में दायां आलिंद और दायां निलय, ऑरिकल मीन्स आलिंद और वेंट्रिकल मीन्स निलय। अब बाएं भाग में बायां आलिंद और बायां निलय, चेम्बर हो गए 4। अब आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, एक होती हैं आर्टरीज धमनियां और एक होती हैं वेंस या सिराएं। तो जब भी धमनियों की बात करते हैं तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, और सिराओं की बात करेंगे तो सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों का कार्य क्या होता है? शरीर के जो हृदय होता है तो हृदय से हम देखते हैं शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं तो हम देखते हैं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में कलेक्ट करती हैं। हृदय के कौन सी भाग में शुद्ध रक्त होता है? तो बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है और दाएं भाग में अशुद्ध। तो देखिए, जितनी भी वेंस होती हैं तो वेंस में क्या होता है? हम देखते हैं अशुद्ध रक्त होता है। तो वेंस हम देखते हैं जो सिराएं होती हैं तो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती हैं। तो हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है? दाएं। तो हृदय के दाएं भाग में लाती हैं। अब दाएं भाग में ही हम देखते हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना होता है। ये तीन रचना होती हैं जिनको बोल देते हैं, 3 होते हैं तो ये वाल्व होते हैं, या उसी को कपाट बोल देते हैं। तो इनको बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं त्रिवलनी कपाट। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? त्रिवलनी कपाट संबंधित हैं हृदय के दाएं भाग से, बाएं भाग से। तो हृदय के दाएं भाग से। अब और कठिन तो हम देखते हैं किसके बीच में? तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? अभी पूछ लेंगे। तो इनका काम क्या होता है? दाएं आलिंद से रक्त को हम देखते हैं दाएं निलय में लाना, यानी एरो आप देख रहे हो तो हम देखते हैं एरो के माध्यम से इस रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में तो लाने देते हैं, लेकिन वापस नहीं जाने देते हैं। तो देखना, पहले अशुद्ध रक्त जो आया तो हम देखते हैं कि सिराओं के द्वारा किस में आ गया? हृदय के दाहिने भाग यानी दाहिने आलिंद में। इसके बाद जो ये हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, तो इनके द्वारा दाएं आलिंद से कहाँ आ गया? दाएं निलय में। अब ये जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त है तो हम देखते हैं सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन कौन सी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त होता है? तो पल्मोनरी। तो यहाँ जो पल्मोनरी धमनी होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है तो हम देखते हैं क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हम देखते हैं कहाँ पे ले जाती है? ये ले जाने का काम करती है लंग्स में, यानी फेफड़ों में। अब फेफड़ों में ले जाती है तो फेफड़ों में हम देखते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यहाँ शुद्ध से मतलब अशुद्ध से मतलब इम्प्योर नहीं लिख सकते, इसको अंग्रेजी में डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है तो लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन। तो लंग्स से हम देखते हैं ऑक्सीजन मिल जाती है, और हम देखते हैं ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कहाँ पे चला जाता है? तो हम देखते हैं हृदय के बाएं भाग में। यही पढ़ते हैं कि जब भी शुद्ध रक्त की बात होगी तो हृदय के बाएं भाग में। अब
हम देखते हैं कि जितनी भी हम देखते हैं सिराएं होती हैं तो सिराओं में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कौन सी ऐसी एक्सेप्शन की बात करते हैं, कौन सा ऐसा अपवाद है जिसमें हम देखते हैं, कौन सी सिरा है जिसमें हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो फिर हम देखते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी जो वेन, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी वेन यहाँ पे ले जाने का कार्य करती है। अब देखना, अब यहाँ पे सबसे पहले अशुद्ध रक्त है तो सिराओं के माध्यम से हृदय के बाएं भाग में आया, यानी बाएं आलिंद में। फिर हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाएं निलय में आ गया, और फिर हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज दिया गया, और लंग्स में हम देखते हैं ऑक्सीजन मिला दी गई। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद जो पल्मोनरी वेन्स है तो हम देखते हैं कि लंग्स से रक्त को कहाँ पे ले जाएगी, तो हृदय के बाएं भाग यानी लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी हम देखते हैं दो रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोल देते हैं डाइकस्पिड वाल्व। ये बोल देते हैं डाइकस्पिड वाल्व। अब ये क्या करते हैं, ये हम देखते हैं बाएं आलिंद से रक्त को बाएं निलय में ले जाने का कार्य करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं बाएं निलय में शुद्ध रक्त आ जाता है। तो जो आर्टरीज होती हैं यानी धमनियां होती हैं, तो हम देखते हैं ये फिर होल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो आर्टरीज के द्वारा। तो इस प्रकार से जब भी यदि आ जाएगा हार्ट में, तो हार्ट में पंपिंग की क्रिया होती है, और हम देखते हैं इस प्रकार से। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। हृदय के राइट साइड में तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम देखते हैं त्रिवलनी कपाट किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। द्विवलनी कपाट तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। अब क्वेश्चन और जटिल पूछें एसएससी सीजीएल लेवल का, तो क्वेश्चन क्या आता है, पल्मोनरी सिरा का कार्य है, पल्मोनरी वेंस का कार्य है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आ जाएगा दाएं आलिंद से रक्त को दाएं निलय में ले जाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं फेफड़ों से रक्त को हम देखते हैं दाएं आलिंद में ले जाना, फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद में ले जाना। तो हम देखते हैं क्या करती है, फेफड़ों से रक्त को कहाँ पे ले जाती, बाएं आलिंद में। और पल्मोनरी धमनी का कार्य क्या है, तो हम देखते हैं हृदय की यानी दाहिने निलय से रक्त को कहाँ पे ले जाती है, फेफड़े में। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। अभी डायग्राम के माध्यम से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। हृदय चारों ओर से कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा। तो हम देखते हैं हृदय की चारों ओर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल नहीं पेरिकार्डियम बोल सकते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। अब इसके चारों ओर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो हम देखते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी हार्ट की बात होती है तो हार्ट का मुख्य काम क्या होता है, पंपिंग की क्रिया करना, है ना। लेकिन जब भी यदि आ जाएगा कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो फिर हम देखेंगे किडनी में, है ना। हार्ट का वजन कितना होता है, 350 ग्राम, है ना। हार्ट कैसी होती है, बंद मुट्ठी नुमा रचना। अब इसमें संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल। अब देखना, सिस्टोल जब होता है यानी संकुचन होगा, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। अब इसको इस पे वॉल्यूम इसका जो होगा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा यानी आयतन घटेगा, लेकिन दाब बढ़ेगा, है ना। जब शीतलन होगा तो वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ेगा और दाब घटेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि रक्त दाब को कितना लिखते हैं, तो हम देखते हैं 120/80 mmHg। कई बार हम रट के जाते हैं तो ये रक्त दाब तो होता है, लेकिन कौन सा दाब होता है, संकुचन और शीतलन। पहले क्या लिखा होगा, संकुचन यानी सिस्टोल और डायस्टोल। लेकिन यदि इसको उल्टा दे दें कि शीतलन और संकुचन दाब, तो फिर इसका आंसर बदल जाएगा 80/120। mm से तात्पर्य क्या होता है। अब लो हम रट के जाएं और पूछ ले कि रक्त दाब जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है, तो उपर्युक्त शब्द में mm का अर्थ है मिनिमम से, है ना, मैक्सिमम से, मिलीमीटर से, पारा से। तो mm का तात्पर्य क्या होता है, मिलीमीटर। Hg मीन्स क्या होता है, पारा ना कि हाई। अब क्यों, आपने देखा होगा कि रक्त दाब को कहाँ से मापा जाता है,
कलाई से मापते हैं, यहाँ से मापते हैं ना बाजू से, और बाजू में हम देखते हैं पट्टा फिट कर देते हैं और ब्लेडर से हवा भरते हैं। तो हम देखते हैं कि हवा जब भरती है तो जो नली होती है, ट्यूबवेल जो होती है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें पारा चढ़ता है, ग्रोथ करता है और उसी को माप लिया जाता है। तो हम देखते हैं रक्तदाब को मापने वाली धमनी का नाम, तो बाजू से मापा जाता है। बाजू में कौन सी आर्टरी होती है? तो ब्रेंकियल। किस यंत्र के द्वारा, उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जब हमें देखने आता है तो आपने देखा होगा कि कलाई को पकड़ता है ना। तो कलाई, रिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कलाई को पकड़ता है तो क्या करता है? कलाई में हम देखते हैं कौन सी धमनी पाई जाती है? रेडियल। और जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही जो नसें होती हैं, ये धमनी नहीं होती, जबकि वेंस होती हैं, सिराएं होती हैं, और जो धमनियाँ होती हैं अंदर स्थित होती हैं। अच्छा, जब हम ये बताइए, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं तो धमनियों में लगाते हैं या सिराओं में लगाते हैं? डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं तो ये इंजेक्शन जो लगाते हैं तो धमनियों में लगाते हैं, सिराओं में लगाते हैं? तो इंजेक्शन जो हम देखते हैं सिराओं में लगाते हैं, क्योंकि वेंस का काम होता है, हम देखते हैं विभिन्न अंगों से कहाँ पे ले जाना? हार्ट को। और कौन सी धमनी की बात? कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है, जिस गति से नाड़ी चलती है उसी गति से हम देखते हैं कि हमारा हृदय धड़कता है ना। तो हम देखते हैं नाड़ी दर मापी जाती है तो रेडियल धमनी से, और इसका संबंध किससे होता है? हार्ट से, है ना। कई बार आ जाता है कि हृदय विश्राम करता है प्रति 1 धड़कन के बीच, प्रति 1 मिनट के बीच, प्रति 72 धड़कन के बीच, कभी नहीं। तो क्या होगा आंसर? कभी नहीं, हृदय विश्राम ही नहीं करता। और कभी कभी हम सोच लेते हैं अरे 1 धड़कन के बीच इतने, तो हृदय ने विश्राम किया और हम चले गए, है ना। कह नहीं देते डॉक्टर, हो गया काम, नहीं चल रही नाड़ी। तो नाड़ी का संबंध हार्ट से होता है, और हार्ट ने विश्राम किया तो हम गए। हार्ट को कभी डोनेट नहीं किया जा सकता है, हार्ट को प्रत्यारोपित कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देने वाला तो दे देगा, लेकिन लेने वाले के पास हार्ट चला जाएगा। तो हार्ट केवल एक होता है ना। उसी को नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं दिल, उसी को हार्ट बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी कह देते कलेजा, तो कलेजा हार्ट को नहीं कहते, कलेजा बोलते हैं लीवर को। जिगर क्या है? लीवर है। लेकिन हार्ट की बात करें तो हार्ट केवल और केवल एक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी को कह नहीं देते प्रत्यारोपित कर दिया, तो देने वाला चला जाता है, लेने वाला जिंदा बना रहता है। तो कह नहीं देते उसके हृदय में, उसका हृदय धड़क रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बांट दिया जाए कि तुम भी ऐसा, है ना। तो दोस्तों, ये रही आज की क्लास। फिर देखते हैं कल इसको आगे बढ़ाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो हमें समझना है, इसके बाद में लिखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समझें। और समझने के लिए बने रहिए वीडियो में चैनल के साथ। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।